चेक करूंगा इसे मैं, मेरे को नहीं लग रहा है ये वीडियो भी ठीक। चलिए आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर ऑप्टिमाइजर्स। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ऑप्टिमाइजर्स इन डीप लर्निंग, और यहाँ पर मुझे लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट हो गया हमारा, या फिर एडम ऑप्टिमाइजर हो गया, एडा ग्रेड हो गया हमारा, आरएमएस हो गया, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हो गया हमारा, एडाप्टिव मूवमेंट या एस्टिमेशन हो गया हमारा, ठीक है, एडम वाला, राइट। या फिर हमारा मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हो गया। ये सारे हमारे क्या है, ऑप्टिमाइजर्स हैं। और भी क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं, एस जी डी स्टोकेस्टिक, नेडम हो गया हमारा, बैच हो गया, ईपॉक्स हो गया, एफ टी आर एल टेक्निक हो गया हमारा, राइट। तो ये सारे हमारे पर्टिकुलरली फॉलो द रेगुलराइज्ड लीडर, ये सारे हमारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ये सारे आपके बीटेक से लेकर के पीएचडी के लेवल तक में आपको पढ़ाई जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसका लेता हूँ स्क्रीनशॉट। अगेन इनमें से हम 4-5 जो पॉपुलर है वो हम करेंगे, राइट, क्योंकि पूरा करने बैठे तो हो गया। अच्छा, टॉपिक का तो नाम पहले से ही है ना, ये रहा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजर्स इन डीप लर्निंग। अब होता क्या है भाई हितेश, कि कल हमने ये चीज देखा था, यहाँ पर ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये मेरा इनपुट लेयर हो गया, ये बात पता है, राइट। उसके बाद यहाँ हमारे क्या होते हैं, हिडन लेयर्स होते हैं, है ना। ये हमारे हिडन लेयर्स हैं। देन फिर यहाँ पर मेरे आउटपुट लेयर्स होगा, जैसे नो। और ये हर लेयर किसी ना किसी से मेरे कनेक्टेड होंगे, ये कुछ इस तरीके से, ये इससे कनेक्ट होगा, राइट, ये इससे कनेक्ट होगा, सेम ये इससे कनेक्ट होगा, ये वाला इससे कनेक्ट होगा, देन और ये वाला इससे, सेम ये बिहेवियर इससे जाएगा। और आपको मुझे ये बताना है, या आप मुझे बताइए कि ऑप्टिमाइजर कहाँ पर हमारा कनेक्ट होगा लास्ट में। ये हमारे कुछ हिडन लेयर्स हैं, इसी में हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन देखेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट का हिसाब किताब देखेंगे कैसे काम करता है। अगला जो क्लास होगा उसमें हम इसे मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क हमारा पूरा फॉर्म हो चुका है, सही है। और ये फाइनली मुझे क्या दे देगा, लास्ट में आउटपुट दे देगा। ये मेरा आउटपुट ऐसे आने वाला, ठीक है। इस आउटपुट के बाद हमारा लगा रहता है इधर लॉस फंक्शन। क्या लगा रहता है, लॉस फंक्शन। और इस लॉस के बाद हमारा चेक होता है कि भाई पर्टिकुलरली हमारा अप्रोच हमें क्या रखना है, ऑप्टिमाइज करना है इसे। इस लॉस का हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। लॉस ज़्यादा आया मतलब हमें डब्लू को एडजस्ट करना है। अब डब्लू को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर बैक प्रोपोगेशन करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। और यहीं से जो बैक प्रोपोगेशन कहलाता है, ये होता है हमारा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, और यहाँ से हो जाता है हमारे बैक प्रोपोगेशन। यहाँ पर ये हमारा लॉस फंक्शन है, लॉस फंक्शन लॉस बताएगा। बैक प्रोपोगेशन में क्या होंगे, ये सारे हमारे डब्लू होते हैं, इधर वेट्स होते हैं ना, इन सारे वेट्स को हमें क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है, ठीक है, राइट। ये हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कहलाता था, एफएनएन, याद होगा, क्योंकि फॉरवर्ड फीडिंग यहाँ पर हमारी होती है। बैकवर्ड फीडिंग में हम उनका वेट को एडजस्ट करते हैं, परफेक्ट। एएनएन यही हमारा सिंपली यहाँ पर ड्रॉ होता है, राइट। बहुत सारे हमारे लिस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले उठाएंगे किसको, ग्रेडियंट डिसेंट को। ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है हमारा डेरिवेशन, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी में आज हम देखेंगे कि हमारा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, यानी कि एस जी डी। इसे शॉर्ट में हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यानी एस जी डी बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। एस टी ओ सी एच ए एस टी आई सी, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। फिर ये हम आगे पढ़ेंगे इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देन फिर हम आगे पढ़ेंगे एम बी एस जी डी, ठीक है। एम बी एस डी जी का मतलब है एस जी डी मिनी बैच, बाकी आप समझ ही रहे हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ये हमारा कुछ ये अप्रोच रहेगा। ग्रेडियंट डिसेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट होता है हमारा, क्योंकि वेट एडजस्ट करना होता है, तो वेट एडजस्ट को हम बोलते हैं यहाँ पर न्यू
ये मेरा क्या है n, ठीक है। न्यू वेट, ये क्या है मेरा न्यू वेट। न्यू वेट इज इक्वल्स टू ओल्ड वेट, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ W n यानी न्यू इज इक्वल्स टू W ओल्ड, ओ क्या है मेरा W ओल्ड, माइनस लर्निंग रेट लैम्डा, माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ लॉस यानी आपका डेल एल अपॉन डेल डब्लू ओल्ड। ये क्लियर है? ये हमारा वेट असाइन का फॉर्मूला है। नया वेट इज इक्वल्स टू पुराने वेट में से जब हम डेरिवेटिव ऑफ लॉस, यही तो ग्रेडियंट डिसेंट है, डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉस कि पुराने W के अकॉर्डिंग मेरा लॉस का क्या बिहेवियर है, लर्निंग रेट कि कैसे कैसे मुझे स्टेप करके डाउन आना है। इसको जब मैं माइनस कर दूंगा अपने ओल्ड W में से तो मुझे क्या मिल जाएगा, न्यू W मिल जाएगा। और मेरा पर्पस क्या है, लॉस कम करना। जीरो यहाँ पर अगर ये मेरा हो जाता है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली टर्म मेरा क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये मेरा W वेट W न्यूज इक्वल्स टू W ओल्ड हो जाएगा। और ये मेरे लिए एक पर्टिकुलरली एक इशू क्रिएट कर देगा जो मेरा कहलाता है वैनिशिंग ग्रेडियंट। याद है प्रॉब्लम, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम मेरा क्या होता है कि मेरा डेरिवेशन जीरो हो जा रहा है, जिसके चक्कर में मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है। और प्रोडक्ट जीरो होने के चक्कर में नया W पुराने W के बराबर ही आ रहा है, और इस चक्कर में नए W में कोई चेंजेस मेरे नहीं आ रहे हैं, और नए W में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो ग्रेडियंट वैनिश हो गया मेरा, इसलिए वो वैनिशिंग प्रॉब्लम आ जाता है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा गूगल पे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेट अपडेट, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट, मुझे इमेज का रेफरेंस मिल जाएगा, राइट। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगा, यही ये इसी की बात चल रही थी भाई, देख लो इधर, ठीक है। यहाँ पर इस इमेज को यहाँ से मंगवाते हैं, इधर लगाते हैं, बढ़िया, यही था। Wx यानी नया वेट इज इक्वल्स टू पुराना वेट माइनस अल्फा पैरामीटर लैम्डा पैरामीटर मल्टीप्लाई में डेरिवेशन ऑफ डेल एरर, एरर यानी लॉस, डिवाइडेड बाय डेल Wx, x मतलब ओल्ड वेट, डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू नॉट वेट, विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेट, पुराने वेट के अकॉर्डिंग। ये टर्म मेरा बार बार चलता रहेगा और कुछ इस तरीके से मुझे मेरा ग्रेडियंट डिसेंट मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले इमेज को मैं रेफरेंस में पिक करता हूँ और यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ इसे, ठीक है। अब ध्यान से समझना होगा क्या, ये हमने मशीन लर्निंग में भी पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। एक्चुअली ये मेरा पर्टिकुलरली हमारा पर्पस क्या है, लॉस के अकॉर्डिंग ये मेरा जो है ना, ये लॉस है और ये मेरा क्या है, वेट है। लॉस एंड W में मैं रिलेशन यहाँ पर प्लॉट करूंगा। हमारा पर्पस है कि लॉस को मिनिमाइज करना, ठीक है, यही हमारा पर्पस है। तो जैसे जैसे ये जो देखो, ये जो लाइन निकाल रहा है ना, स्लोप निकाल रहा है, स्लोप यानी डेरिवेशन निकाल रहा है, इसी स्लोप डेरिवेशन को क्या बोला गया है, ग्रेडियंट। हमारा यहाँ हितेश पर्पस होता है कि ग्रेडियंट निकाल के हमें कहाँ पहुंचना है, इसके ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचना है। कहाँ पर पहुंचना है, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा का मतलब है कि यहाँ से जो ये लाइन जा रही है, यहाँ पर ये एरर मेरा क्या होगा, एकदम सबसे कम होगा मेरा। कोई डाउट इस वाले टर्म में, बिल्कुल कम होगा मेरा, जीरो होगा एकदम, ठीक है, या क्लोज टू जीरो मेरा होगा यहाँ पर, राइट। जब जब ये लॉस मेरा जीरो हो जाएगा, उस केस में मेरा W क्या हो मुझे पता लग जाएगा। और मुझे पता क्या करना है एक्चुअली में, W ही तो पता करना है कि नहीं है। कोई डाउट इस वाले में कि किस लॉस पे क्या W है मेरा। अब यहां से जब ये पर्टिकुलरली मेरा इनिशियल लॉस स्टार्ट होगा, क्या होगा मेरा इनिशियल लॉस स्टार्ट होगा, उस केस में मेरा कोई इनिशियल W असाइन हो रखा होगा, है ना। यहां से मेरा मान लेते हैं इनिशियल लॉस और इनिशियल W यहां से मेरा असाइन हुआ। परफेक्ट, कोई डाउट इस वाले में, नो। अब इस वाले में आप पाएंगे कि अब यहाँ पर ये जो जिस स्टेप से नीचे आ रहा है,
ये स्टेप बड़ा भी हो सकता है और ये स्टेप छोटा भी हो सकता है। इन जनरली इस स्टेप को लर्निंग रेट बोला जाता है, बताया था हमने, है ना, मशीन लर्निंग में। और ये लर्निंग रेट क्लोज टू हमारा 0.01 क्लोज हमारा यहाँ पर रहता है, 0.01 भी हम कंसिडर कर लेते हैं। इस स्टेप से मेरे स्लोप को नीचे उतारना है सो दैट कि ये ज्यादा तेजी से नीचे ना आए कि मेरा ग्लोबल मिनिमा ही स्किप हो जाए। अगर ये इतने तेजी से नीचे आ रहा है, इसका इमेज यहाँ रेफरेंस में लेते हैं, एक काम करते हैं ना, यहाँ पर लर्निंग स्टेप लिखता हूँ, अपने आप आ जाएगा। देखो कोई बढ़िया सा मुझे कोई ग्राफ मिल जाएगा, ये वाला, राइट, ठीक है ना। ये मेरा कैसे आ रहा है, तेजी से ये मेरा नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा तेजी से ये मेरा नीचे आएगा तो मेरा जो ग्लोबल मिनिमा है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्किप हो जाएगा। तो हमें अपना लर्निंग रेट भी हमें डिसाइड रखना है सो दैट हमारा पर्टिकुलरली ग्लोबल मिनिमा हमारा स्किप ना हो जाए, राइट। कुछ इस तरीके से पूरे फ्रेम में एक ही इमेज है क्या, इसे हटा दो, राइट। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहला स्टेप यहाँ लिया, दूसरा स्टेप यहाँ लिया, तीसरा स्टेप यहाँ लिया। अगर बड़े बड़े स्टेप होते तो क्या होता, पहला स्टेप यहाँ होता, दूसरा स्टेप यहाँ होता, तीसरा स्टेप यहाँ होता, चौथा यहाँ होता। ये सोचता अरे यार एरर तो बढ़ रहा है वापस से डब्ल्यू एडजस्ट होने पे, ये वापस पीछे आता, पहला स्टेप यहाँ लेता, फिर यहाँ जाता, अरे यार ये तो फिर बढ़ रहा है, फिर ये यहाँ आता, फिर ये यहाँ आता, और ये अरे यार ये करता रहता। कुछ बात बनती नहीं। तो ये कौन से लूप में फंस जाता है, एक अरे यार वाले इन्फिनाइट लूप में फंस जाता है ये। कभी इधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो कभी राइट जा रहा है। तो मैथमेटिशियन और साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढा कि भाई जैसे जैसे ये स्टेप क्लोजर लॉस हमारा जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ग्लोबल मिनिमा की तरफ हमारा यहाँ पर लॉस बढ़ रहा है, तो उस केस में स्टेप हमारे छोटे छोटे स्टार्ट हो जाए, राइट। कुछ इस तरीके से पहले बड़े बड़े स्टेप हो, देन फिर उसके बाद छोटे छोटे स्टेप हो जाए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमारा कर्व कुछ ऐसा भी बन सकता है, राइट। जैसे यहां से ये कर्व स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये ऐसे भी जा सकता है, राइट, राइट, ये ऐसे भी जा सकता है कर्व। तो मान लेते हैं यहां से हमारा ये लर्निंग रेट हमारा ऐसे स्टार्ट होता है इधर से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहां से ये स्टेप लेता है ऐसे, राइट। और यहाँ पर ये आता पाता कि अरे हाँ मुझे तो ग्लोबल मिनिमा मिल गया, लेकिन एक्चुअली ये ग्लोबल मिनिमा नहीं है, ये मेरा क्या है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मेरा लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा के आगे कहीं मेरा यहाँ पर ग्लोबल मिनिमा होगा, राइट। तो ये भी एक चैलेंज हमारा अकर ना, और ये हम मशीन लर्निंग में देख चुके हैं, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए आगे हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं कि लोकल मिनिमा पे ही हमारा फाइनल मॉडल ट्रेन ना हो जाए, वरना फिर बात नहीं बनेगी, ग्लोबल मिनिमा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है, हम नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे इसे, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला हमें यहाँ पर पता है, क्या है फॉर्मूला, ये इंटरव्यूअर पूछ लेता है, क्या है भाई बताइए। न्यू वेट इज इक्वल्स टू माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई डेरिवेशन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू, वही एरर बोलो या लॉस बोलो बात बराबर है, डेरिवेशन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेट, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर पर्टिकुलरली मिल जाएगा मुझे, कुछ इस तरीके से न्यू वेट मुझे मिल जाएगा। कुछ पूछना है इस वाले में तो बताइए, नो पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं सो दैट आपको और क्लियरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास डेटा पॉइंट है, ठीक है, और इस डेटा पॉइंट में हमारे पास ऐसे 10,000 सैंपल्स हैं। कितने सैंपल्स हैं, 10,000। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, 10,000 के 10,000 इनपुट पे उठा लेगा, इनपुट शेप क्या हो जाएगा मेरा, 10,000 हो जाएगा, है ना। और ऐसी 10,000 के 4 फीचर है, मतलब 10,000 इंटू 4 का फीचर बन जाएगा। 10,000 इंटू 4 यानी कितने हो गए मेरे, 40,000 हो गए, मतलब इनपुट पे कितने पैरामीटर्स आ गए मेरे, 40,000 आ गए। कॉमन सी बात है, एटलीस्ट 40,000 तो डब्ल्यू होंगे, अगर मैं इनपुट को भी डायरेक्टली अगर मैं आउटपुट पे जोड़ दूं तो एटलीस्ट इतने तो होंगे। सवाल खेल यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर हिडन लेयर ऐड कर दिया मैंने, इनपुट पे 40,000 थे,
ठीक है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ध्यान से देखना, इनपुट पे 40,000 मेरे वेट्स हैं 40K। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 हिडन लेयर ऐड किया, ठीक है। और 1 हिडन लेयर पे इनपुट शेप मेरा 10,000 जा रहा है, ठीक है। और 1 हिडन लेयर पे पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं 5 न्यूरॉन्स ही, जस्ट 5 रखे हैं। कितने रखे हैं? 10,000, और यहाँ 5 पे मेरे मर्ज हो रहे हैं। तो 40,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरा? 2 लाख। तो मेरे 2 लाख मेरे वेट्स हो गए, है कि नहीं है? तो यहाँ आगे जा करके इस स्टेज पे मेरे पास 2 लाख के वेट्स हो गए। यही और आगे जाएगा, मान लेते हैं मैं आउटपुट पे डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, एक ही वेट है, तो ये 2 लाख आगे जा करके अलग अलग एक एक न्यूरॉन से असाइन हो रहे हैं, तो अलग 2 लाख वेट होंगे। तो 2 लाख और 2 लाख टोटल क्या हो जाएंगे मेरे? 4 लाख वेट्स हो जाएंगे, राइट। अब एक बार अगर मैं इनकी ट्रेनिंग करता हूँ, एक बार में, वन गो में, जो ग्रेडियंट डिसेंट कहता है, तो मेरे को कितने वेट्स असाइन करने पड़ेंगे एक लॉस कैलकुलेट होने के बाद? 4 लाख वेट असाइन करने पड़ेंगे। तो एक आइट्रेशन यहां से लेकर के, जो आपका एक न्यूरॉन से लेकर के इधर, एक न्यूरॉन से लेकर के जो एंड तक आउट आपका एक्टिवेशन फंक्शन से होता हुआ, लॉस फंक्शन से होता हुआ ऑप्टिमाइजेशन के पास आया, तो वो 4 लाख वेट के साथ आया। और आपने पाया कि यार इसे प्रेडिक्ट करना था, 0 प्रेडिक्ट करके बैठा है 1। आप क्या करेंगे? उन चारों के 4 लाख को वेट्स को क्या करना पड़ेगा? आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा है इतना आसान काम तो है नहीं है, राइट? तो ये जो एक बार में आपने बैक ट्रेनिंग कराई, वो आपका 1 ईपॉक कहलाया। हाँ, वो 1 ईपॉक कहलाया। क्या कहलाया? वो 1 ईपॉक कहलाया। तो एक ईपॉक में कितने वेट्स ट्रेनिंग हो रहे हैं हमारे? कितने वेट्स असाइन हो रहे हैं हमारे? 4 लाख वेट्स असाइन हो रहे हैं 1 ईपॉक में, है ना। आपको पता है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं 10-10 20-20 एटलीस्ट ईपॉक लेके चलते हैं। अगर मैं 10 ईपॉक भी लेके चलूं, कितने ईपॉक? 10 ईपॉक, तो मेरे कितने ट्रेनिंग हो जाएंगे वेट के? 40 लाख वेट की ट्रेनिंग। आपको लग रहा है 40 लाख वेट्स को ट्रेन करना अपने आप में ये एरे है मेरे लिए? 40 लाख एरेज है कि नहीं है? क्यों भाई? राइट। और एरेज को प्रोसेस करने के लिए इतना ज्यादा रैम चाहिए, और इतना सिस्टम हमारे पास रैम अलाउ करेगा नहीं। ऑल्दो ये काम करने पे लग जाएगा, लेकिन इतना हमारे पास रैम है नहीं, तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही क्लास में देख चुके हैं कि हमें कैसे सीपीयू से जीपीयू पे जाना पड़ सकता है, और जीपीयू से टीपीयू पे आना हमें पड़ सकता है, ये हमने देखा हुआ है। तो 4 लाख एरेज यानी 4 लाख वेट्स को इसे एडजस्ट करना है 10 इपॉक आइट्रेशन में। अगर बंदा बोल देता है 100 इपॉक करो, और हमने देखा हुआ है लास्ट टाइम हमने इतना ज्यादा ओवरफिट कर दिया था कि सही वैल्यू भी गलत पे लास्ट में फाइनली चांसेस हो गए थे, ठीक है, प्रेडिक्शन में, क्लासिफिकेशन में। तो इपॉक्स बढ़ाने से आपके सिस्टम पे लोड भी पड़ रहा है, और ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट एक बार में काम करता है। इसलिए आप 10 इपॉक रन कर रहे हैं, मतलब 10 आइट्रेशन पे उसने बैक ट्रेनिंग की, और 10 टाइम्स उसने वेट जो है हमारे वो एडजस्ट किए। तो आपको नहीं लग रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं हाईली कंप्यूटेशनल कॉस्ट देगा हमें जब हम ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करेंगे? ऑल्दो ये बहुत अच्छी बात है, थ्योरेटिकली ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि वेट को एडजस्ट करते जाओ, जब लॉस 0 हो जाए तो मामला सेट है आपका। लेकिन ध्यान रखना, ये तो हम लॉस निकालने विद रिस्पेक्ट टू वेट, और हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन वाला समेशन का, y इज इक्वल्स टू mx प्लस में c, यही है ना। यानी बीटा इज इक्वल्स टू, जो हमने पढ़ा हुआ है याद है, बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो मेरा न्यू, या फिर दूसरी जो हमारी पास वैल्यू, या हम बीटा से ले लेते हैं, बीटा नॉट। बीटा नॉट अब यहाँ पे लिखे कैसे? इसमें तो लिख ही नहीं पाएंगे, एक मिनट। यहाँ पर मैं सीधा बोल देता हूँ, दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ है, z इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एक्स में प्लस में बी। ये 22 पढ़ा हुआ है ना हमने, सेम इक्वेशन है। अभी तो हम विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लॉस को डेरिवेट करके कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बी वाले भाई साहब तो बचे हुए हैं, है ना। सेम यही ग्रेडियंट डिसेंट एडजस्टमेंट किसके लिए चल रहा होगा? नॉट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू बट विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी 22 के। तो ये जो हमने फॉर्मूला, ये देखिए, ये जो स्टेप वाला हमारा फॉर्मूला है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू है। सेम मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 22। तो यही फॉर्मूला आगे चल करके क्या आगे चल करके क्या बन जाएगा मेरा? आगे चल करके यही मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
सेम मुझे कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी 22 के रिस्पेक्ट में। अब 22 के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है तो नया बी चाहिए, फिर वही सेम फॉर्मूला क्या है बताइए। हाँ, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ बी एन इज इक्वल्स टू बी ओल्ड माइनस लर्निंग रेट यानी अल्फा पैरामीटर मल्टीप्लाई डेरिवेशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ ओल्ड आपका वेट नहीं 22। सेम फॉर्मूला रहेगा है ना, फॉर्मूला में कोई चेंजेस हमारे नहीं आ रहे हैं। ये देखिए आपके सामने पूरा यहाँ पर वेट अपडेशन का बढ़िया सा डायग्राम हमें मिल गया। ठीक है, इससे बढ़िया हमें और क्या चाहिए इधर, राइट। ये वाला इमेज भी हमारे लिए काम का है। ठीक है ना। ये रहा न्यूरॉन, नेट इनपुट फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन पे गया, इसने क्या किया, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करके एरर कैलकुलेट किया, भेजा उसे, क्या बोला कि भाई एरर भाई साहब थोड़ा सा करेक्ट हो यानी कम हो, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेट को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा एक मेरा स्ट्रक्चर चलता रहेगा वन आइट्रेशन पे, वन ईपॉक पे, दोबारा चलेगा सेकेंड ईपॉक पे, और यही मेरा क्या कहलाता है, बैक प्रोपोगेशन करना। बैक प्रोपोगेट करके इंटरव्यूअर पूछता है कि हम क्या करते हैं, तो बैक प्रोपोगेशन में हम वेट को एडजस्ट करते हैं। वेट अपडेशन का काम हमारा बैक प्रोपोगेशन में ही होता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में वेट अपडेशन का काम नहीं होता। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में हम वेट असाइनमेंट का काम करते हैं, लेकिन बैक प्रोपोगेशन में वेट को असाइन नहीं अपडेट करते हैं, मतलब ऑलरेडी असाइन वेट को बदलते हैं, बदलने का काम होता है। और ये होता है विद ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट या फिर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट यानी वही लॉस फंक्शन जो हमने पढ़ा था, याद है लॉस फंक्शन ना, उसी के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का था, लेकिन इसी में प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यार ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है, इस इन सारे इमेजेस को मैं रिफरेंस में ले लूंगा। ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है इसका मुझे क्या दिखाओ, टॉप व्यू दिखाओ। ये ना कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कि इतना सिंपल हिसाब किताब नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन में ये क्या होगा, मेरा पैराबोला जैसा होगा। ठीक है, क्योंकि वेट एंड 22 के रेफरेंस में चल रहा है, ध्यान रखिए 2D डेटा नहीं है। एक एक्सिस पे वेट है, दूसरे एक्सिस पे 22 है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैराबोला यानी एक प्लेन बन जाएगा मेरा। और इस प्लेन में एक तरफ से वेट एडजस्ट हो रहा है, एक तरफ से 22 एडजस्ट हो रहा है, और एक तरफ से यहाँ पर लॉस को मिनिमाइज करने का काम कर रहे हैं। तो ये मेरा लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट एंड 22। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा ये डेटा दिखेगा, कोई डाउट तो नहीं। इसको जब आप टॉप व्यू से देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके से, राइट। टॉप व्यू से ध्यान से देखना, ये मेरा लर्निंग स्टेप 1, लर्निंग स्टेप 2, लर्निंग स्टेप 3, और ये सारे मेरे क्या हो रहे हैं, वेट एडजस्ट हो रहे हैं, और ये लॉस मेरा कहाँ की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। और जीरो मतलब ये ग्लोबल मिनिमम। इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, उस ग्राफ को टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो ये ऐसे नीचे जाता हुआ दिखेगा ना हमें, है कि नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पर हमें दिखेगा। और ये कौन सा एल्गोरिदम कहला रहा है हमें, ग्रेडियंट डिसेंट। इसका क्या काम है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का काम है। इसमें मैथमेटिशियंस को इशू लगा तो उन्होंने नया डिसेंट एल्गोरिदम दे दिया, जिसका नाम रख दिया उन्होंने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कहता है कि भाई अगर 10,000 आइट्रेशंस हैं, एक बार में इनपुट में सबको मत भेजो, एक बार में इनपुट में सबको मत भेजो। आप क्या करो, एक एक करके भेजो। क्या करो, एक एक करके भेजो। अब ये देखिए, ये तो आपका क्या है, ये विद मोमेंटम और ये विदाउट मोमेंटम, ये दूसरा खुल गया है। ठीक है, ये वाला ग्रेडियंट डिसेंट तो सिंपल था, राइट। और ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये टॉप व्यू का ग्राफ है, ये सब यूज किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कहता है कि अगर इनपुट पे, सेम यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर इनपुट पे मेरे 40,000 डेटा आ रहे हैं, इनपुट पे मेरे कितने डेटा आ रहे हैं, 40,000, तो एक आइट्रेशन में, एक ईपॉक में एक ही डेटा पे ट्रेनिंग दो। इनपुट पे 40,000 शेप लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ने क्या बोला कि अगर इनपुट पे 40,000 का शेप मेरा पड़ रहा है, तो उस केस में यहां पर आप एक बार में एक ही डेटा को लो। वन इपॉक में कितने आइट्रेशन पे करो, एक पे करो। सेकेंड इपॉक में भी कितने पे करो, 2 पे करो।
यस या नो? थर्ड में भी कितने पे करो? 3 पे। तो यहाँ 40,000 एक बार में ना करा करके 40,000 को एक एक करके करा रहे हैं, है ना? अब ध्यान से देखना, क्योंकि 40,000 एक एक करके हो रहा है, तो इसको जब टॉप व्यू से देखेंगे तो ये एरर कभी इधर भागेगा, एरर कभी इधर भागेगा, लॉस कभी ज्यादा होगा, लॉस कभी कम होगा, लॉस कभी ज्यादा होगा, लॉस कभी कम होगा। लेकिन 40,000 आइट्रेशन रन करने के बाद आपका लॉस फाइनली पहुंच जाएगा, मिल जाएगा हमें। लेकिन इस वाले में भी हमारा लोड सिस्टम पे बराबर पड़ना है कि नहीं भाई? और 40,000 तो इनपुट पे फिर हिडन लेयर ले लेंगे तो फिर मामला पड़ेगा। तो क्या है, हिडन लेयर कितने थे हमने लिए थे? 5। तो 40 इंटू 5, 40,000 के वेट लेफ्ट में पड़े, इंटू 5 कर देंगे तो कितने पड़े आपके? यानी 2 लाख का वेट हो गया अपडेट होकर के। और 2 लाख में अगर फाइनल आकर के मेरा यहाँ पर फाइनल पे मेरा डेटा आ रहा है 2 लाख इंटू यहाँ पर इधर लास्ट आउटपुट पे, तो ये अगेन 2 लाख है। तो यहाँ पर अगेन मेरा 4 लाख ही बनेगा, राइट? लेकिन इस वाले में 4 लाख एक बार पे चल रहा है और इस वाले में 4 लाख क्या चल रहा है मेरा? एक एक करके चल रहा है, 4 लाख बार चल रहा है। ठीक है ना? तो क्योंकि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पे उतना लोड नहीं पड़ता, यहाँ पर इनडायरेक्टली लूप उतना ही चला रहे हैं। इसमें एक बार में ज्यादा लोड दे दे रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एक एक करके काम करो। इसमें क्योंकि एक साथ कर रहे हैं तो ग्रेडियंट बहुत अच्छा कर्व बनेगा, यानी कि हमारा पर्टिकुलरली लॉस की तरफ हम स्मूथली पहुंचेंगे। स्टोकेस्टिक में हम स्मूथली नहीं पहुंचेंगे, कभी हमारा लॉस आगे भागेगा, कभी लॉस पीछे होगा। देखा अभी हमने, राइट? इसको 2D ग्राफ में देखेंगे, 2D ग्राफ में तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये वाला, राइट? है ना? ये कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, ठीक है? कभी तेज इधर आएगा, कभी फिर आगे होगा, फिर ये तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। मैं इसी में मैं फिक्स करता हूं, ये यहां से ऐसे ऐसे चलेगा। कौन कौन है ये? स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है? ग्रेडियंट डिसेंट एक स्मूथ कर्व में जा रहा था, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आगे पीछे, क्योंकि हम एक बार में एक ही डेटा ले रहे हैं। लॉस बढ़ भी सकता है, लॉस घट भी सकता है, ठीक है? तो इसलिए इसका टॉप व्यू ना कुछ इस तरीके का दिख रहा था, कुछ इस तरीके का, राइट? ये रहा, है ना, जिगजैग लाइन में। और इस वाले में उतना ज्यादा जिगजैग नहीं है, ये स्मूथ कर्व में हमारा जा रहा है। लेकिन सवाल ये, वो ग्रेडियंट डिसेंट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बड़े डेटा पे वो उतना जल्दी यूजफुल नहीं है। छोटे डेटा के लिए तो हम उसे यूज करते ही हैं, क्योंकि डिराइव सारी चीजें उसी से हुई है। लेकिन बड़े डेटा के लिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मुझे चाहिए, है ना? साइंटिस्टों को इसमें भी क्या मिला? प्रॉब्लम मिला। वेट एडजस्टमेंट का वही सारा फॉर्मूला, 22 का सारा एडजस्टमेंट का वही फॉर्मूला। इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? उतने इपॉक्स उतना इटरेशन रन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक करके डेटा जा रहा है। भाई मैथमेटिशियन ने हल्का सा स्लाइटली चेंज कर दिया और इसी को आगे जा करके नया डेटा दे दिया, नया नाम दे दिया, जो अभी हमने बोला मिनी बैच। क्या नाम दे दिया? बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है? अंदाजा लगे क्या हो सकता है? सोचिए भाई हितेश। हाँ, मिनी बैच एसजीडी। इन्होंने बोला कि भाई हम स्टोकेस्टिक में एक एक ले रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ स्टोकेस्टिक में एक बार में एक एक, मतलब एक बैच साइज बना लो। क्या बना लो? बैच साइज। एक बार में एक एक हजार सैंपल्स लेके जाना। कितने लेके जाना? एक एक हजार सैंपल्स लेके जाना। पहले एक लेके गया था, ग्रेडियंट में एक ही बार में ले जा रहा है, उसमें एक एक करके ले जा रहा है, और ये बीच का रास्ता, राइट? है ना? बीच का रास्ता क्या है कि एक बार में एक एक हजार आइट्रेशंस को रन करना, ठीक है? तो इसमें वन इपॉक के अंदर में ईपीओसीएच मान लेते हैं टोटल। अगर मेरे पास 1 लाख डेटा थे, कितने डेटा थे? 1 लाख टोटल। मैं बैच साइज कितना मैं चला रहा हूँ? 1000। बैच साइज मेरा कितना है? 1000 का। अगर मैं 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, 10 लाख को अगर मैं डिवाइड करूँ 1000 से, तो मेरा कितना वैल्यू आया? 100। तो मैं कितने इपॉक के लिए डेटा को चलाऊंगा? 100 इपॉक के लिए, क्योंकि एक इपॉक में कितने डेटा उठ रहे हैं? तो 100 इपॉक में कितने डेटा हो जाएंगे? 1 लाख के पूरे सेट पूरे हो जाएंगे। ये तो जिम वाला हो गया ना भाई, एक एक सेट पूरे करने से। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का यहाँ पर यूज करेंगे। और वो क्या करेगा? एक एक बैच में वैल्यू मेरा यहाँ पर पिक करेगा। तो इसी डायग्राम में मैं आता हूँ और यहाँ पर दूसरा मैं शो कर देता हूँ, मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा,
राइट, ये क्लियर है? या आपका नॉर्मल बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, क्योंकि एक ही बार में सारा क्या ले लेता है, सारे सैंपल। स्टोकेस्टिक हमने पढ़ा, लेकिन इसमें नॉइज बहुत ज्यादा आ जाता है। इस डेटा को क्या कहते हैं, नॉइज डेटा। क्या कहते हैं इसे, नॉइज डेटा। और इसी को कंट्रोल करने के लिए क्या बोला गया, मिनी बैच। एक एक बैच साइज में लो, मतलब नॉइज तो रहेगा, नॉइज तो रहेगा, लेकिन नॉइज थोड़ा सा कम रहेगा। कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और यहाँ ये फाइनली मुझे ग्लोबल मिनिमा पे ला करके वैल्यू को शो कर देगा, और फिर मुझे W और मेरे को 22 मेरे मिल जाएंगे। इसीलिए ये सारे ना डायग्राम याद रखने होते हैं, क्योंकि ये डायग्राम याद है तो चीजें अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सबका टॉप व्यू है, ये डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, ये मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, और ये आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन इस वाले में, बताइए कुछ डाउट इसमें? नो, ये क्लियर है। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है एडम ऑप्टिमाइजर, एडा ग्रेड आ जाता है ना। एडा ग्रेड अभी बस हल्का सा बता देता हूँ। एडा ग्रेड का मतलब है एडेप्टिव ग्रेडियंट डिसेंट। क्या नाम है, एडीएपी, एडेप्टिव। इसमें इन सब में जो हमने लर्निंग रेट रखा, वो हमने क्या रखा, सब में फिक्स रखा। रखा फिक्स, मतलब कि थोड़ा ये जैसे जैसे आगे जाओ तो ये कम कर लेना, है ना। अडेप्टिव ग्रेडियंट डिसेंट में मैं बोलूंगा कि लर्निंग रेट खुद से अडेप्ट कर ले कि कितना होना चाहिए। अडेप्टिबिलिटी क्या होती है, कि सिचुएशन को देख करके अपने आप को ढाल लेना, चेंज कर लेना, अडेप्ट कर लेना, है ना। भाई अगर यहाँ की हवा चल रही है तो हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे, क्लियर है। तो अडेप्टिव ग्रेडियंट डिसेंट में लर्निंग रेट फिक्स नहीं होता, ये अडेप्टिव होता है। क्या होता है, अडेप्टिव लर्निंग रेट होता है। और अडेप्टिव लर्निंग रेट विद ग्रेडियंट डिसेंट इज कॉल्ड अडेप्टिव ग्रेडियंट डिसेंट। और नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमारा एडा ग्रेड कैसे काम करता है। फिर एडम ऑप्टिमाइजर है, और याद है जब हम अपना मॉडल बनाना भूल तो नहीं गए ना, उनमें यही ऑप्टिमाइजर्स लिखते हैं, लॉस लिखते हैं, क्या क्या यूज करना है। बस अब जब हम मॉडल बनाएंगे तो अब कुछ भी कंफ्यूजन आने वाला आपको नहीं है कि ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे का टर्म और कॉन्सेप्ट हमें पता होगा कि इन सब का काम क्या है ना। ये थोड़ा इन डेप्थ इंट्यूशन इसलिए हमें यहाँ पर जरूरी होता है, राइट। बस एक दो क्लास और, उसके बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कोड पे सीधा, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कोड थोड़ा सा पोर्शन हमारा कम रहता है, इंट्यूशन थोड़ा सा हमें जो भी हमारा है वो ज्यादा हमें समझना रहता है, राइट। तो मैं यहाँ पर ये सारे इमेजेस को कलेक्ट करके इधर एक जगह ले आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा इमेजेस है, ये इमेज था, बढ़िया है ना, राइट। ये इमेज सब देख के आप समझ में आता है ना, है? आदत पड़ गई है, राइट, ठीक है। ऐसी ऐसी आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, सब बीटेक में पढ़ाया जाता है, राइट। हाँ, देखिए देखिए हमने ह्यूबर लॉस पढ़ा था ना, याद है, राइट। ये कल ही हमने देखा था, हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारा सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन है, कह रहा है 0.5 से अगर वैल्यू z की ज्यादा जा रही है, ये रहा सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, तो 1 दे दे और अदरवाइज 0 दे दे। ऐसा कुछ भी इसमें एनोटेशन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बेसिक सा काम है ना। ये सिग्मोइड वैल्यू देगा, ये से क्या कर लेगा, 0 1 में थ्रेशोल्ड वैल्यू में एडजस्ट करके दे देगा, इसको एडजस्ट करके दे देगा, इसके z को यहाँ से ये एडजस्ट करके दे देगा, और ये फिर ये z y आगे यहाँ पर प्रेडिक्ट करके मुझे बता देगा आइदर 1 को बिलोंग कर रहा है या 0 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कि अगर समझने पे आया जाए तो सब कुछ समझा जा सकता है। देखिए इफ अल्फा इज टू स्मॉल ग्रेडियंट डिसेंट कैन बी स्लो। अब थोड़ा सा सोचो, लर्निंग रेट बहुत ज्यादा कम है, तो आप खुद ही सोचो ना यार, आईक्यू बंदे का बहुत कम है तो वो कितना ज्यादा सीखेगा। लर्निंग रेट बहुत कम है, मतलब बहुत धीरे धीरे उतर रहा है। अब एक एक पैर जोड़ जोड़ के अगर उतर रहे हो तो बहुत आराम से उतरोगे, और कूद फान के उतरोगे तो लेकिन ज्यादा कूद फान के उतरोगे तो भी चोट लग जाएगी, है ना। अडेप्टिव होना चाहिए वो भी। तो ये कुछ इस तरीके से, अगर कुछ ज्यादा ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, ओवर शूट हो जाएगा। मिनिमम क्या हो जाएगा, देखो कभी इधर से इधर घूम रहा है, कभी इधर से इधर घूम रहा है, कभी इधर से। ये डायग्राम समझाया था, ये वही डायग्राम है, राइट। डायग्राम देख के हिट करना चाहिए कि अच्छा कहना क्या चाह रहा है। डाइवर्जेंस पॉसिबल नहीं होगा, फेल टू कन्वर्ज, ठीक है। क्या हो जाएगा, फेल टू कन्वर्ज, और डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा। कन्वर्जेंस होना था, डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है, फैल गया, बल्कि और दिक्कत में ही आ गया वो, राइट। तो ये डायग्राम भी यहाँ पर रेफरेंस में रख देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये सब आपके ये क्या बोलते हैं बीटेक के सिलेबस का पार्ट होता है,
बंदे अगर वहीं पढ़ लेते तो इतना इशू नहीं रहता है। ये डायग्राम भी क्लियर है? इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन बताइए? ये नॉइज ज्यादा सा कम क्यों है इसमें इतना? क्योंकि बैच साइज के अकॉर्डिंग हम इसमें कम कर दें, ठीक है। और ये इतना ज्यादा नॉइजी डेटा क्यों है? हाँ, सिंगल आइट्रेशन पे काम कर रहा है। और ये इतना ज्यादा स्मूथ क्यों है? पूरा बैच एक बार में ले रहा है, पूरा बैच ही ले रहा है, राइट। लेकिन ये बड़े डेटा के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। है बड़े डेटा में एडम ऑप्टिमाइजर, ठीक है। हाँ, आगे जा करके हम देखेंगे कि ये सब तो हम बस पढ़ रहे हैं समझने के लिए। ऑप्टिमाइजर हम एक आध फिक्स है वही यूज करते हैं। ये सब पता होने चाहिए बस, ठीक है। जितने भी एडा वाले हैं ना, एडा ग्रेड एडम, वही यूज होते हैं। ये सब बस पढ़ रहे हैं, हाँ वही यूज ही होते हैं, ठीक है। हाँ, इंटरफेयर तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, पता होना चाहिए, राइट। ठीक है भाई, इसे करते हैं यहाँ पर क्लोज, राइट।